अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। उसकी तमाम MCQs को हम डिस्कस करेंगे और उन तमाम कॉन्सेप्ट्स जो उन MCQs से रिलेटेड हैं उन पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी फर्स्ट MCQs की तरफ। ये हमारी फर्स्ट MCQs है, 1 रेडियन इज़ अबाउट। तो बेटा याद रखिएगा कि एंगल, जो प्लेन एंगल होता है, उससे नोट करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करते हैं। हम एक यूनिट से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमने यूज़ की है, उसे हम कहते हैं डिग्री। लेकिन डिग्री के अलावा भी हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं, और क्योंकि फ़िज़िक्स में SI सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो SI सिस्टम में याद रखिएगा कि जो एंगल की यूनिट है वो रेडियन यूज़ होती है। तो 1 रेडियन एक यूनिट है एंगल की। तो अब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सर ये 1 रेडियन क्या होता है। पहले आप इसके ऑप्शंस देख लें, फिर मैं आपको फिगर की मदद से समझाता हूँ कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो देखें, ये एक अगर सर्किल की हेल्प लें तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा एक सर्कुलर पाथ से कि 1 रेडियन कितना होता है। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास फिगर है जो हमें इसकी डिटेल प्रोवाइड करती है। देखिए इसमें क्या शो किया गया है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर पाथ हो जिसका एक सर्टेन रेडियस होगा, यकीनन वो रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कोई किसी न किसी वैल्यू का हो सकता है। अब एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है जो A पॉइंट से स्टार्ट लेता है और बाउंड्री ऑफ द सर्किल के ऊपर मूव करना शुरू करता है। तो जब वो बाउंड्री पर मूव करता जाएगा तो यकीनन कुछ डिस्टेंस कवर करता जाएगा, एक आर्क की फॉर्म में, एक कर्व फॉर्म में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करते जाएं और ये डिस्टेंस कवर करते करते वो इक्वल हो जाए रेडियस ऑफ द सर्किल के, तो हम उस पॉइंट के ऊपर जाकर रुक जाएंगे। यानी ये B पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां पर के हमारी ये जो आर्क है पूरी, इसकी लेंथ या इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाए। मसलन अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये आर्क भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो फिर आर्क भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बस सिंपल याद रखिएगा कि जब आर्क लेंथ कवर होते होते रेडियस के इक्वल हो जाए तो जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे 1 रेडियन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया। अब ये 1 रेडियन हमें बताना है कि डिग्रीज में किसके इक्वल होता है। तो इसके 2 तरीके हैं। मैं आपको एक पहले डायरेक्ट मेथड बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई प्रोटेक्टर कोई डी हो तो हम उसकी मदद से डायरेक्टली इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये मैंने एक प्रोटेक्टर को रखकर इसकी मेजरमेंट की और ये मेजरमेंट हमें बताती है कि ये तकरीबन 57.3 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। एक और तरीका है जो लॉजिकल है, इसके लिए हम एक फिगर का सहारा लेते हैं। देखिए एक सर्किल है जिसका एक सर्टेन रेडियस है। ये मैंने एक सर्किल शो किया, उसका एक डायमीटर शो कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को हमने A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करवाना है बाउंड्री ऑफ द सर्किल पे, और ये चेक करना है कि वो बाउंड्री ऑफ द सर्किल पे A से B तक जाने में कितना एंगल रेडियन में कवर करता है और कितना एंगल डिग्री में कवर करता है। फिर हम रेडियन और डिग्री का आपस में रिलेशन बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें A से ऑब्जेक्ट चलता है, फर्ज करें इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो जब वो A से चलेगा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तभी हमने क्या कहा था, रेडियन की डेफिनेशन ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट है वो बाउंड्री ऑफ द सर्किल पे रेडियस के बराबर डिस्टेंस कवर कर जाए तो 1 रेडियन एंगल फॉर्म हो जाता है। तो देखिए सेंटर पे 1 रेडियन एंगल बन गया। अब पार्टिकल इससे और आगे मूव करता है, फर्ज करें फिर 2 सेंटीमीटर मूव कर जाता है, तो इसका मतलब एक और रेडियन कवर हो गया। तो अब ध्यान में रखते जाइएगा कि ये 2 रेडियन हो गए। फिर एक और 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो फिर ये हमारे पास एक और रेडियन हो गया, तो ये टोटल 3 रेडियन हो गए। अब आप देखें एक स्मॉल सा पार्ट बच गया B तक पहुंचने में। ये यकीनन 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये एक बहुत स्मॉल सा डिस्टेंस है। तो इसको जब हमने रेडियन में चेक किया तो ये तकरीबन 0.14 रेडियन बनता है। तो अब गौर करने से अंदाजा ये होता है कि सर A से B तक जाने में जो टोटल रेडियन कवर हो रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है कि 3.14 रेडियन है। तो हम कह सकते हैं कि ये हाफ सर्किल कवर किया A से B तक जाने में, और इस हाफ सर्किल के अंदर 3.14 रेडियन बन रहे हैं। और
हम ये भी जानते हैं कि हाफ सर्किल को अगर डिग्री में नोट किया जाए तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब देखिएगा इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी, कि 3.14 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। अगर मैं 3.14 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहां 1 रेडियन बच जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 3.14, और अगर इसको डिवाइड किया जाए तो वही 57.3 आ जाएगा। तो देखें डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है, और ये जो हमारी थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इससे भी वही 57.3 आ रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं, जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा उसी को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा राइट आंसर इसमें है 57 डिग्री। तो ये एक 1 रेडियन की डेफिनेशन और उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी एमसीक्यूज की तरफ। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें लिखा गया है व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन। अब इसके पहले ऑप्शन देख लें, फिर मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं कि जैसे ये एक व्हील है, तो आप देखें व्हील के सेंटर से एक रेड कलर की लाइन पास हो रही है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब ये व्हील इसके अबाउट टर्न लेता है तो हमें जो एमसीक्यूज में गिवन है वो ये कि ये व्हील रोटेट कर रहा है एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, यानी उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये ध्यान में आपने रखना है। बाकी अभी हम आगे इसके जो ऑप्शंस हैं उनको चेक करते जाते हैं। तो देखें सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या ये जो रिम है इसके ऊपर मौजूद हर पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है? तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये जब व्हील रोटेट करता है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो ये जो वेलोसिटी लिखी हुई है यकीनन ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही होगी। लीनियर वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, जिससे लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट तो जो है वो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें लिखा है कि जी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट, जबकि हम देख रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में कभी भी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, यानी लीनियर वेलोसिटी के अंदर आ रहा होता है चेंज। तो ये पहला ऑप्शन तो हम डिस्कार्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ईच पॉइंट एट इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब आप देखिए ऊपर जो एमसीक्यूज उसमें लिखा है कि वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। तो जब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हम डिस्कार्ड करते हैं। अब सी ऑप्शन पर आते हैं, द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम। अब आप देखें स्पीड, अगर आपको याद हो लीनियर स्पीड की डेफिनेशन, तो लीनियर स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो एक डिस्टेंस लीनियर फॉर्म में कवर करता है और उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो पर सेकंड हमें उसका डिस्टेंस कवर्ड मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एंगुलर मोशन में होता है कि अगर हम उसके एंगल को, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो पर सेकंड हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और जो हमें एमसीक्यूज में वर्ड लिखा हुआ है एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, इससे पता चलता है कि उसके जो एंगल कवर करने की स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, यही आंसर जो है वो करेक्टेड है। अगर आप इसके बाद के भी दो ऑप्शंस को चेक करेंगे तो उनमें भी हमें यकीनन प्रॉब्लम्स नजर आएंगी कि भाई ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किए जा सकते। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट आंसर जो है वो यही है कि इक्वल एंगल कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। और ये जो मैंने फॉर्मूला डिस्प्लेस किया, ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि अगर आप व्हील के इनसाइड भी चेक करें तो जिसकी स्पाइक्स होती हैं उनके ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं और उनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से डिफरेंट होता है, रेडियस डिफरेंट होता है, तो उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल गया कि ये व्हील अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव करेगा तो उसका हर सेकंड के अंदर उसका एंगल कवर्ड इक्वल होगा। अब चलते हैं इसकी थर्ड एमसीक्यू की तरफ। द रोटेशनल इनर्शिया of a wheel about its axle does not depend upon। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज ये भी आ सकती है कि किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब यहां लिखा गया कि किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, तो इसके ऑप्शन देख लें। डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, या स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं आपको एक सिंपल सा पहले फार्मूला और इसकी जो फिगर है वो दिखा देता हूं। देखिए ये फार्मूला है रोटेशनल इनर्शिया का, कि अगर कोई व्हील हो जिसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा हो तो उस सूरत में जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया वो mr² के इक्वल होता है। अब mr² में हमें दो बातें तो कंफर्म हो गई कि सर रोटेशनल इनर्शिया में मास इन्वॉल्व होता है, मास पे डिपेंड करता है, तो मास तो इसमें नहीं आएगा,
फिर r क्या है, रेडियस, यानी अगर हम इससे दूर होते चले जाएं इस पॉइंट से जो कि इसका एक्सिस रोटेशन है, तो इसका रेडियस बढ़ता जाएगा और रोटेशनल इनर्शिया भी बढ़ता जाएगा। यानी रोटेशनल इनर्शिया रेडियस पे भी डिपेंड करता है, जब रेडियस पे डिपेंड करता है तो यह डायमीटर पे भी डिपेंड करता है, तो डायमीटर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब वही है कि जो एक्सिस रोटेशन है उससे मास कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। तब सिर्फ एक चीज ऐसी है जो इस फॉर्मूले में भी मौजूद नहीं है, और वैसे हमारे डिस्कशन से भी आइडिया हो रहा है कि वो चीज यहां पर काम नहीं कर सकती, और वो है स्पीड ऑफ रोटेशन। कि अगर स्पीड ज्यादा हो तब भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा जो पहले था, और अगर स्पीड कम कर दें तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता स्पीड ऑफ रोटेशन पे। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी एमसीक्यूज 4 पर। इसमें कहा गया अ फोर्स विद अ गिवन मैग्नीट्यूड इज टू बी अप्लाइड टू अ व्हील, यानी एक फोर्स को एक व्हील पे अप्लाई किया गया। द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय, याद रखिएगा जब भी किसी सर्किल के अंदर मूव करने वाले ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो वो ऑब्जेक्ट टर्न लेना शुरू करता है, सर्किल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, इसे हम कहते हैं टॉर्क। तो अब ये कहता है कि जी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। अब ये हमारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको एक फिगर उसका फॉर्मूला भी दिखाता हूं। आप देखें ये फॉर्मूला है टॉर्क का, तो टॉर्क इक्वल होता है आर एफ साइन थीटा। आर यहां पर मोमेंट आर्म है, इस केस में व्हील के केस में ये इसका रेडियस आप कंसिडर कर सकते हैं, तो आर रेडियस ऑफ द व्हील हो गया, एफ वो फोर्स है जो इस पर अप्लाई हो रही है, और साइन थीटा वो हमारे पास एक फैक्टर है जो कि टॉर्क के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो अब याद रखें कि आर रेडियस तो फिक्स है, फोर्स भी फिक्स है, अब सारा का सारा डिपेंडेंस टॉर्क का किसके ऊपर है, साइन थीटा पर। तो जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू चेंज होगी टॉर्क भी मिनिमम या मैक्सिमम तक चला जाएगा। तो अब हमें एमसीक्यूज में कहा गया है कि हमें टॉर्क चाहिए मैक्सिमम, तो याद रखिए अगर हम मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, यानी आर रेडियस और एफ के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो साइन 91 होता है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि जी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मैक्सिमम उस वक्त होगा जब आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा, और ऐसा उसी वक्त मुमकिन है कि जब फोर्स को अप्लाई किया जाए टेंजेंट टू द व्हील। तो आप देखें कि ये मैंने फिगर में दिखा दिया कि ये जो रेड कलर से शो की गई ये फोर्स है, और जो येलो कलर से शो की गई वो उसका रेडियस है। तो देख लें दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल उसी वक्त बनेगा जबकि ये जो फोर्स अप्लाई की गई है टेंजेंट टू द व्हील हो। तो इसका मतलब है कि हमारा इसमें जो ऑप्शन है जिसमें टेंजेंट टू द व्हील है वो करेक्ट है। तो ये लास्ट वाला आंसर जो है वो करेक्टेड है इस फॉर्मूले के मुताबिक। चलते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जैसे अभी वही व्हील वाली एग्जांपल हम ले सकते हैं। आई इट्स रोटेशनल इनर्शिया, आई इसका रोटेशनल इनर्शिया है, अल्फा इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो फिर हमें इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो बताइए कि ये क्या चीज बन सकती है। तो अब देखें आई और अल्फा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक प्रोडक्ट की फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाते हैं टॉर्क। तो आप देखें टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा। तो टॉर्क के कई फॉर्मूले हैं जिसमें से एक फॉर्मूला ये रोटेशनल इनर्शिया की फॉर्म में भी है, तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो आई और अल्फा का जो प्रोडक्ट है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी ये डेफिनेशन बनती है टॉर्क की। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्टेड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा है द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस। देखिए हमसे कहा गया है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, उसको उसकी स्पिन मोशन भी कहते हैं, तो जिससे डे और नाइट जो है वो हमें मिलती हैं। तो हमें ये कहा गया कि जी उसका एक एक्सिस है जो कि नॉर्थ टू साउथ जो है डायरेक्शन के अंदर होता है। तो बताना ये है कि उसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है। तो याद रखिएगा जब भी कोई चीज एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसके अंदर एक क्वांटिटी पाई जाती है, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर को समझने के लिए आप देखें ये रूल हम अप्लाई करते हैं जो राइट हैंड रूल कहलाता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को बेंड कर लें, कर्ल कर लें,
उसके उस प्लेन या रोटेशन के मुताबिक जो जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो आपका थंब जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा और वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो अगर ये रूल हम जहन में रखें तो अब देखें अर्थ की मोशन कैसी है। अर्थ का जो एक्सिस है वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है और याद रखिएगा ये 23 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होता है, यानी ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकली पास नहीं होता। हमारी अर्थ थोड़ा सा अपने ऑर्बिट के अंदर 23 के एंगल पर जो है वो टिल्टेड है। और अगर हम इसकी रोटेशन को ऑब्जर्व करें तो ये जो मैंने सेंटर के अंदर एक रेड कलर की लाइन देखी, इस रेड कलर की लाइन से इसकी रोटेशन का अंदाजा होता है। तो अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरह रखें तो हमारा जो थंब है वो नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा, यानी इस डायरेक्शन में। तो इससे पता चलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ है वो नॉर्थ ऑफ द अर्थ होगा। तो हम इसमें नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑप्शन के तौर पर। तो ये राइट हैंड रूल से याद रखिएगा कि हमने डायरेक्शन इजीली फाइंड कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें क्या लिखा है पर हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अ स्टोन ऑफ 2 किलोग्राम इज टाइड टू अ 0.50 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी एक स्टोन है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उसको एक 0.50 मीटर की लेंथ वाली स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है और उसको एक सर्किल के अंदर रोटेट करवाया जा रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकंड यानी ये ओमेगा है। द नेट टॉर्क ऑन द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, हमें बताना है कि इसके ऊपर कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो बेटा याद रखिएगा कि ये जो टॉर्क है इसको हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हमारे पास ये फॉर्मूला है टॉर्क का कि टॉर्क इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी जब भी किसी सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट हो और उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो अब इस एमसीक्यूज को जरा गौर से पढ़ते हैं तो इसमें डेटा तो गिवन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में गिवन है, लेकिन एक बात जो हमें नजर आती है वो ये कि इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है या किसी किस्म का कोई चेंज इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ना कोई टाइम हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी हमें दी गई है ये कंफर्म नहीं है कि ये चेंज हो रही है, तो हम इसको मानेंगे कि ये एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम में किस किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, और अगर चेंज नहीं आ रहा, डेल्टा एल जीरो है, तो यकीनन उससे जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा जीरो हम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज इसकी देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। A man with his arms at his sides is spinning on a light frictionless turntable. When he extend his arms, ये हमारे ऑप्शंस हैं और ये हमारी फिगर है जो हमें इसकी इंफॉर्मेशन देती है। आप देखें इस फिगर के अंदर जो राइट साइड पर हमें फिगर का पार्ट दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि एक शख्स एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ है जो कि एक एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकती है, इसको हम टर्न टेबल भी कहते हैं। तो अब ये एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ जो है वो रोटेट कर रहा है। आप देखें कि इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास हो रही है जिसको हम इसका एक्सिस रोटेशन कहते हैं। इस एक्सिस रोटेशन से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो इसकी बॉडी जो इसके हैंड्स हैं उस बॉडी की जो एक्सटेंशन है वो इसका रेडियस कहलाएगा। तो ये आर जो है वो बहुत स्मॉल सा है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यकीनन बहुत ज़्यादा होगी, तो बहुत स्पीड से ये रोटेट करता है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि जो एमसीक्यूज के अंदर कहा गया है कि अगर ये अपने हैंड्स को एक्सटेंड कर ले, तो याद रखिएगा कि जब अपने हैंड को एक्सटेंड करेगा तो ये अपनी बॉडी को अपने इस एक्सिस रोटेशन से दूर करेगा, यानी अपने मास को, बॉडी मास को एक्सटेंड कर देगा, फैला देगा, तो इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और याद रखिएगा जब रेडियस इंक्रीज हो जाए तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी ये शख्स है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर करेक्टेड है। तो मैं आपको एक जो है फॉर्मूला बता दूं। पहली बात रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², यानी रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर और उसके बाद जो रेडियस है उसके ऊपर।
तो आप देखें कि इस शख्स ने जैसे अपने हाथ को एक्सटेंड किया तो देखिए मास तो इस शख्स का सेम ही रहा, लेकिन जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ गई, यानी एक्सल रोटेशन से इसके हाथ दूर हो गए। दूर होने का मतलब है कि कुछ मास जो है एक्सल रोटेशन से एक्सटेंड हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया। अगर रेडियस इंक्रीज हो गया है तो इसका रोटेशनल इनर्शिया भी क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा। आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें लिखा है कि रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज हुआ है, जबकि हमारे इस फॉर्मूले के मुताबिक, हमारी इस फिगर के मुताबिक उसका रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब सी ऑप्शन तो हमारा करेक्टेड आंसर किसी सूरत नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि जब ये अपने हाथ को एक्सटेंड कर लेता है तो फिर एक और चीज़ है जो जिसमें चेंज आता है या जो हम चेक कर सकते हैं, और वो है इसका एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मास के ऊपर, मैंने आपसे कहा मास इसकी बॉडी का सेम है, कांस्टेंट है। आर, देखें रेडियस इसका इंक्रीज हुआ है, लेकिन जब रेडियस इंक्रीज हुआ तो जो ओमेगा है वो डिक्रीज हो गया, यानी एक चीज इंक्रीज हुई है तो एक चीज डिक्रीज हुई है। इसका मतलब है कि जितना इसने अपने हाथ को एक्सटेंड किया तो जो रेडियस इंक्रीज हुआ उसकी कमी को ओवरकम किया इस एंगुलर वेलोसिटी ने, यानी जो रेडियस है सॉरी वो इंक्रीज हुआ तो उसके इंक्रीज को इस ओमेगा के अंदर जो डिक्रीज आया उससे वो ओवरकम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहा। तो देखते जाएं, सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करते जाते हैं और डिस्कार्ड करते जाते हैं। हिज एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो आप देखें कि हमारी फिगर बताती है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने हाथों को एक्सटेंड किया तो उससे उसकी मोशन स्लो डाउन हो गई। तो ये हमने ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अब एंगुलर वेलोसिटी तो सेम नहीं रह सकती, हमारी फिगर भी बता रही है और लॉजिक भी यही कहती है कि जी जब वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। सी ऑप्शन तो हम पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बचता है। तो इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर जो है वो ये डी ऑप्शन है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि बेशक रेडियस इंक्रीज हुआ, लेकिन उस रेडियस के इंक्रीज होने से जो चेंज आया इसके एंगुलर वेलोसिटी में, जो कमी आई, उसने उसको ओवरकम किया, यानी जो टोटल आंसर है वो हमारा कांस्टेंट रहा। तो इस तरह से हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्टेड है। अब हम चलते हैं इसकी 9th MCQs की तरफ। अ स्पेस स्टेशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एज अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन। आप देखें कि ये फिगर है और ये हमने वैसे भी देखा हुआ है कि जब कोई स्पेस स्टेशन स्पेस में पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, और तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि इस स्पेस स्टेशन में होती हैं, अगर वो किसी वॉल से हैंग ना हो तो वो भी फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। तो ये फ्लोट करने से क्या रिप्रेजेंट होता है, तो देखिए जो MCQs है ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो आंसर ये है कि हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है और फर्स्ट ईयर के कोर्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई जिक्र नहीं मिलता, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में ही कंसिडर करेंगे। तो अब याद रखिएगा, जब कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस के अंदर पहुंच जाता है तो उसका जो वेट है वो वेट कौन सा, अपीरेंट वेट, उसका अपीरेंट वेट जो है वो जीरो हो जाता है, यानी उसे ऐसे फील होता है कि उसका वेट खत्म हो गया और वो एयर के अंदर या उस स्पेस स्टेशन की बाउंड्री के अंदर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो हम इसके अंदर जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन है जीरो। याद रखिएगा वहां पर जो ग्रेविटी है वो जीरो नहीं है, उसका वेट जीरो नहीं है। जब हम अर्थ से अपवर्ड मूव करते जाते हैं तो जी की वैल्यू बेशक डिक्रीज होती जाती है, और स्पेस में जब हम पहुंच जाते हैं तब भी हमारे पर जो एक्ट करने वाली ग्रेविटी है वो जीरो नहीं होती, उसके अंदर स्लाइटली जो है वो कमी आ जाती है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि इस जगह पर उसने कहा कि जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, तो जो स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद शख्स अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि भाई मुझ पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही और मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस जो हैं वो जीरो हो गई हैं जब ये मैं वेटलेस हो गया हूँ। तो अगर उसके रिस्पेक्ट से सोचे तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन कहलाती है, इसको कहते हैं कि अपीरेंट वेट जो है वो जीरो हो गया। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्टेड है। अब चलते हैं हम इसकी लास्ट MCQs की तरफ। इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट्स।
अभी जो MCQs नंबर आई थिंक 6 या 7 थी, उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था। इस फॉर्मूले के अंदर ये हमें बताया गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट कब होता है, कंजर्व कब होता है, जब उसके ऊपर एक्ट करने वाला टॉर्क जीरो कर दिया। देखें, अगर मैं टॉर्क को जीरो कर दूं तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन से प्रूव कर देता हूं कि क्या रिजल्ट बनने वाला है। ये जो डेल्टा टी अगर हम उसको दूसरे ले जाएंगे तो डेल्टा एल जीरो के इक्वल आ जाएगा, और डेल्टा एल जीरो आने का मतलब है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। और अगर एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम यकीनन क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, कंजर्व बन गया। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह हमारी तमाम 10 MCQs हमने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर की MCQs को डिस्कस करेंगे। लाजमी तमाम MCQs को गौर से देखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो हमारी वीडियोस हैं इंशाल्लाह ये आपको बहुत स्पीडी तमाम चैप्टर्स की मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इनको ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।